भारत की गौरव गाथा, भारत के उन महान योद्धाओं के बारे में जिनके बारे में हमें पता भी है और कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नहीं भी पता है, जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं कोशिशों में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के यादव राजा रामचंद्र की, उनके परिवार से संबंधित और परशुराम के वंशज उन मराठाओं के बारे में जिन्हें पेशवाओं के नाम से जाना गया। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि महाराष्ट्र का 2300 साल पुराना हिमालय से क्या रिश्ता है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र पर 9 प्राचीन राजवंशों ने 1900 साल शासन किया था और अलाउद्दीन खिलजी का हमला, दक्षिण में पहले मुस्लिम शासक की दस्तक, साथ ही साथ दिल्ली के ब्राह्मण का एक नौकर जो बहमनी साम्राज्य का शासक बन जाता है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दो भाइयों ने अलाउद्दीन से टक्कर लेकर कैसे विजयनगर साम्राज्य को खड़ा कर दिया और मुगलों ने दक्कन की सल्तनतें कैसे कब्जाईं, शिवाजी को नहीं हरा सके। ये भी कहानी आपको हम आज बताने वाले हैं, तो देर क्यों करते हैं, आइए चलिए शुरू करते हैं। एमपीएस हिंदी में आपका स्वागत है। 26 फरवरी 1296 महाराष्ट्र के यादव राजा रामचंद्र किसी खतरे से अनजान अपने महल में बैठे थे। उनका बेटा सिंघन एक बड़ी सेना लेकर राजधानी देवगिरी, यानी कि जो आज का दौलताबाद है, से बाहर गया हुआ था। इसी बीच अलाउद्दीन खिलजी 8000 सैनिकों के साथ देवगिरी आ धमकता है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इस अभियान में खिलजी खुद नहीं, उसका गुलाम जनरल मलिक काफूर था। वैसे खिलजी के बहुत सारे अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने ही किया था और नाम खिलजी का लगता था क्योंकि वो राजा था। जैसे अकबर बचपन में ही गद्दी पर बैठा था और बहुत सारी विजयें प्राप्त की, तो क्या अकबर लड़ने जाता था? ऐसा नहीं है। अकबर के नेतृत्व में या उसके गद्दी पर बैठे रहते हुए उसके जो मंत्री थे या उसके जो सेनापति थे वो लड़ने जाते थे और नाम अकबर का होता था। इतिहासकार गिरीश कुबेर अपनी किताब द रेनेसां स्टेट में लिखते हैं, यादवों ने लंबे समय से कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी थी और अलाउद्दीन की सेना तेजी से हमला करने के लिए कुख्यात थी, जो अचानक से हमला करती थी और सब कुछ उजाड़ पजाड़ देते थे। उसे किला तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। खिलजी की सेना ने देवगिरी को खूब लूटा। उसके देवगिरी छोड़ने से पहले सिंघन सेना समेत लौट आया। खिलजी की फौज हारने वाली थी, तभी उसने अफवाह उड़ाई कि दिल्ली से 20,000 घुड़सवारों की एक और सेना आ रही है। खबर झूठी थी, लेकिन इसका असर हुआ। इसने सिंघन की सेना के पैर उखाड़ दिए। इस अफवाह ने सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भागने लगे। पहली बार था जब किसी मुस्लिम हमलावर ने दक्कन पर जीत हासिल कर ली थी। महाराष्ट्र में बाहरी हमलावरों की शुरू की गई मारकाट अगले 35 यानी कि 350 सालों तक जारी रही। 350 सालों तक ये मारकाट चलती रही। महाराष्ट्र के इतिहास से जुड़े युद्ध, राजनीति और इम्पोर्टेंस को समेटते हुए आज की कड़ी में महाराष्ट्र पर सबसे पहले सातवाहन शासन, जो सातवाहन वंश था, उसका शासन माना जाता है। उसी की चर्चा से हम शुरुआत करते हैं। हालांकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश ने करीब 150 साल शासन किया। शिशुनाग के बाद नंद वंश और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपने साम्राज्य में मिलाया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कहे जाने वाले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अस्मक नाम की जगह के बारे में लिखा है, जो आज के महाराष्ट्र का नांदेड़ जिला है। हालांकि कुछ पौराणिक कहानियों में शिशुनाग वंश से पहले भी महाराष्ट्र के इलाके और प्राचीन हिंदू धर्म का विवरण मिलता है। उत्तर में आर्यों की जमीन और दक्षिण में द्रविड़ों के बीच का इलाका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र संस्कृत से बनी प्राकृत भाषा बोलने वाले लोगों की जमीन थी। ये लोग दक्कन के पठार के पश्चिम और विंध्य के पहाड़ों के बीच रहते थे। गोदावरी और कृष्णा नदी के किनारे पर होने के चलते ये जमीन उपजाऊ थी और यहाँ कपास की खेती की जाती थी। अपरांत यानी आज का कोंकण, उत्तर में लता यानी गुजरात तक और दक्षिण में गोपाकपट्टनम
यानी गोवा तक महाराष्ट्र के तटीय इलाके थे। एक बड़ी पर्वत श्रृंखला सह्याद्री तटीय इलाके को मैदान से अलग करती थी। बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए व्यापारियों को इसे पार करना पड़ता था। माना जाता है कि भारत में घोड़े नहीं होते थे। गुजरात और मालवा के रास्ते घोड़ों को मध्य एशिया और फारस से महाराष्ट्र लाया गया था। फारस यानी कि ईरान, ठीक है, ईरान का इलाका। कहा जाता है कि गोदावरी नदी के किनारे ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या रहती थीं। वहीं कृष्ण नदी की कहानी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है, यानी कि जो कृष्णा नदी है, कृष्ण नहीं कृष्णा नदी की कहानी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है, जो आप पंढरपुर में भगवान विट्ठल के रूप में विराजमान हैं। उन्हें विष्णु के कृष्ण अवतार का एक रूप माना जाता है। रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण पंचवटी से किया था। यह पंचवटी आज के महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध देवता खंडोबा है। माना जाता है कि पुणे के जेजुरी के पहाड़ों पर आज भी खंडोबा रहते हैं। हर साल हजारों लोग खंडोबा के मंदिर पहुंचते हैं। परशुराम एक पुजारी थे। दक्कन के पठारी ब्राह्मणों ने जब उनका बहिष्कार कर दिया तो उन्होंने चिता की आग से ब्राह्मणों का शुद्धिकरण कर अपने शिष्य बनाए, जिन्हें चित पावन ब्राह्मण कहा गया। आगे चलकर यही ब्राह्मण मराठों के पेशवा बने और पुणे से भारत के बड़े इलाके पर शासन किया। एक कहानी मराठा शासन से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि तुलजापुर की देवी भवानी एक लड़के के सामने प्रकट हुए और उसे तलवार दी। यह लड़का बड़ा होकर छत्रपति शिवाजी महाराज बना, जिन्होंने मुगलों के शासन के अंतिम और ब्रिटिश शासन के पहले के दौर में महाराष्ट्र और बाकी भारत के बड़े इलाकों पर शासन किया। महाराष्ट्र का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य तटीय रत्नागिरी इलाके में मिलता है। यहाँ करीब 12,000 साल पहले के विशालकाय जानवरों के चित्र पत्थरों पर उकेरे गए। अहमदनगर जिले के दैमाबाद में बैलगाड़ी और बर्तनों की आकृतियां यहाँ 3,000 साल पहले की बस्तियों का संकेत देती हैं। बात कर रहे हैं सातवाहन का। सातवाहन महाराष्ट्र का पहला राजवंश माना जाता है, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान नाम की जगह पर थी, जो आज का मराठवाड़ा है। यहाँ की मशहूर मराठी हैंडलूम की साड़ी का नाम भी पैठानी है। सातवाहन सम्राट सिमुक ने मगध के आखिरी शासक को मारकर सातवाहन वंश की नींव रखी थी। कुल 32 सातवाहन शासकों ने करीब 450 साल शासन किया। इस दौरान महाराष्ट्र के इलाकों को भी अपनी भौगोलिक और सामाजिक पहचान मिली। इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि संस्कृत भाषा की एक शाखा महाराष्ट्रीय इस इलाके में बोली जाती थी, जिसके चलते इसका नाम महाराष्ट्र पड़ा। सातवाहन वंश के राजा हाल ने अपने दौर में गाथा सत्सई नाम से महाराष्ट्रीय यानी कि प्राकृत भाषा में महिलाओं की लिखी कविताओं का संकलन करवाया था। इसी प्राकृत भाषा से मराठी निकली, जो आज महाराष्ट्र की भाषा है। इसलिए गाथा सत्सई या महासत्सई को मराठी की पहली किताब माना जाता है। सातवाहनों के बाद महाराष्ट्र पर मूल रूप से आज के विदर्भ के इलाके में के रहने वाले वाकाटक वंश के राजाओं का शासन रहा। वाकाटकों ने अपनी राजधानी आज के नागपुर के आसपास बनाई। अजंता और एलोरा की गुफाएं वाकाटकों के समय ही बनवाई हुई थी। वाकाटकों के बाद चालुक्य राजा पुलकेशिन प्रथम ने महाराष्ट्र पर शासन किया। सातवाहन और वाकाटक ब्राह्मण थे, जबकि चालुक्य क्षत्रिय राजा थे। 6वीं शताब्दी में पुलकेशिन प्रथम के उत्तराधिकारी पुलकेशिन द्वितीय ने सोने के सिक्के निकाले थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पुलकेशिन द्वितीय की आर्मी को ट्रेनिंग दी और प्रशासन के गुण सिखाए। चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय की मौत के बाद महाराष्ट्र पर राष्ट्रकूटों का शासन शुरू हुआ। इनमें से राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार किया। 813 ईस्वी में गोविंद तृतीय की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसके समय दक्कन के नगाड़ों की आवाज़ हिमालय से मलाबार तक सुनाई देती थी। गोविंद तृतीय का बेटा अमोघ वर्ष पिता की तरह योद्धा नहीं था। कन्नड़ और संस्कृति में उसने कई किताबें लिखी और जैन धर्म अपनाया। इसके चलते शांत चित्त अमोघ वर्ष को दक्षिण का अशोक कहा गया। कर्नाटक के प्रसिद्ध जैन मंदिर उसी ने बनवाए। अमोघ वर्ष के बाद कुल 7 राष्ट्रकूट राजा हुए। इसके बाद महाराष्ट्र पर आज के कर्नाटक के कल्याणी से आने वाले चालुक्यों का शासन हुआ। 1076 से 1126 तक चालुक्य राजा विक्रमादित्य का शासन रहा। यह कन्नड़ साहित्य के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है। इसी दौरान वीरशैव संप्रदाय की शुरुआत हुई, जो आज भी अस्तित्व में है।
कल्याणी चालुक्य वंश के दौरान ही आज के कर्नाटक के हासन जिले से होयसल राजवंश की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि कृष्ण जब मथुरा छोड़कर गुजरात के द्वारका गए तो उनके साथ बड़ी तादाद में यादव भी गए थे। 1100 ईस्वी के आसपास इन यादवों ने होयसल राजवंश की नींव रखी थी। यादवों ने महाराष्ट्र के आज के औरंगाबाद में स्थित दौलताबाद के किले को अपना गढ़ बनाया। देवगिरी उनकी राजधानी थी। नासिक और दक्षिणी भारत में आज भी यादव पाए जाते हैं। 1318 ईस्वी तक यादव राजाओं ने महाराष्ट्र के एक बड़े इलाकों पर शासन किया। छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई खुद जाधव कुल से आती थीं, जो यादवों के वंशज थे। यानी कि जो महाराष्ट्र में जाधव होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं यादवों का वंशज माना जाता है। यादव वंश को पहला मराठा साम्राज्य कुछ इतिहासकार मानते हैं। यादवों के शासनकाल में ही मराठी भाषा को राज दरबार की भाषा बनाई गई। हालांकि महाराष्ट्र पर शासन करने वाला कोई भी राजवंश उत्तर भारत की तरफ नहीं बढ़ पाया, या कहें कि दिल्ली पर शासन नहीं कर पाया। कुछ राजवंशों की अगर हम बात करें तो जिसमें शिशुनाग वंश 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था, जिसका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश से आज के असम तक था। वहीं नंद वंश 343 से 321 ईसा पूर्व था, जो निजामाबाद के आसपास का इलाका था। मौर्य वंश 322 से 185 ईसा पूर्व तक गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में शासन किया। साम्राज्य वहाँ पर इनका विस्तार था। सातवाहन वंश 235 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक कलिंग, आंध्र, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र जैसे इलाकों में साम्राज्य फैलाया। वाकाटक वंश 250 ईस्वी से 550 ईस्वी तक दक्कन का पूरा पठार, उत्तर में बुंदेलखंड से दक्षिण में हैदराबाद तक वाकाटक वंश ने साम्राज्य अपना विस्तार किया। बादामी चालुक्यों की बात करेंगे तो बादामी चालुक्य वंश ने 550 से 750 ईस्वी तक महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ हिस्से, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि जगहों पर अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहे। कल्याणी के चालुक्य की बात करें तो 975 से 1100 ईस्वी तक कल्याणी यानी कि उत्तरी कर्नाटक के इलाके, महाराष्ट्र इलाके और साथ में महाराष्ट्र इलाके जो थे वहाँ तक इनका साम्राज्य था। होयसल यानी कि यादव वंश, या होयसल वंश जो होता है उसे यादव वंश के नाम से भी आप समझ सकते हैं। 1116 से 1318 ईस्वी तक कर्नाटक और महाराष्ट्र तक इनका साम्राज्य फैला रहा। आपको बता दें कि एक किताब है मराठा ताकत का उदय। ये किताब जो है कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से और जज भी थे, साथ ही साथ कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे, जज भी थे। इनका नाम है महादेव गोविंद रानाडे। इनका नाम आपने संविधान पढ़ते हुए या संविधान के बारे में जानते हुए उस समय इनका नाम आपने बहुत पढ़ा होगा। इनकी किताब है मराठा ताकत का उदय। 17वीं सदी में जो राजनीतिक सफलता शिवाजी ने पाई वह 13वीं सदी के संत ज्ञानेश्वर के धार्मिक सामाजिक आंदोलनों का ही परिणाम था या परिणाम थी। 1296 में संत ज्ञानेश्वर ने समाधि ली थी। इसी साल दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने यादवों की राजधानी देवगिरी पर हमला कर दिया था। सिंघन को हराकर दिल्ली की सेना ने देवगिरी में भयंकर मारकाट मचाई। जैसा आपको हमने लगातार बताया कि एक झूठी अफवाह के चलते सिंघन की सेना ने खिलजी के आगे हार मान ली थी, क्योंकि सेना भागने लगी थी। इसके बाद रामचंद्र ने खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को बड़ा खजाना देकर समझौता किया। सिर्फ 5 दिन के अंदर 200 साल पुराना राजवंश, जो 200 साल पुराना यादव राजवंश था, घुटनों पर आ गया, यानी कि खिलजी के चरणों में चला गया, क्योंकि वो युद्ध हार चुके थे। हालांकि अलाउद्दीन के निशाने पर दिल्ली की सल्तनत थी, इसलिए सालाना एक तय रकम अदा करने की शर्त पर खिलजी वापस दिल्ली चला गया। इसके बाद 1307 और 1310 में भी मलिक काफूर ने 2 बार देवगिरी पर हमला किया। रामचंद्र ने अलाउद्दीन की सरपरस्ती स्वीकार कर ली और सिंघन जंग में मारा गया। कुल 4 बार अलाउद्दीन ने महाराष्ट्र के यादव वंश को हराया था। 1307 से लेकर 1321 तक मलिक काफूर ने अकेले ही पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया था। बाद के सालों में दिल्ली में सत्ता के लिए मारकाट मची। अलाउद्दीन को मलिक काफूर ने ही मार गिराया। मलिक की हत्या अलाउद्दीन के बड़े बेटे मुबारक खिलजी ने की। मुबारक की हत्या सेना के प्रमुख मलिक खुसरू खान ने की। खुसरू को मारकर गयासुद्दीन तुगलक खुद दिल्ली की सल्तनत पर बैठ जाता है। गयासुद्दीन तब पंजाब के छोटे इलाके का गवर्नर हुआ करता था।
1351 ईस्वी में गयासुद्दीन का भतीजा मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर था। उसने दिल्ली के बजाय देवगिरी यानी कि दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाई। इस दौरान एलोरा के पास के इलाके का गवर्नर हसन गंगू हुआ करता था, जो शुरुआती समय में दिल्ली में गंगू नाम के एक ब्राह्मण का सेवादार हुआ करता था। 3 अगस्त 1347 को हसन गंगू ने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ दक्कन में एक आज़ाद साम्राज्य की घोषणा कर दी। उसने महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर कब्जा किया। हसन गंगू के बाद में अपना नया नाम अलाउद्दीन बहमन साख रख लिया था, इसलिए उसका जो साम्राज्य था उसे बहमनी साम्राज्य कहा जाने लगा। 1425 तक इसकी राजधानी एहसानाबाद, जो आज का गुलबर्ग है, बन गई थी। बाद में मोहम्मदाबाद यानी कि आज का बीदर जो है, बीदर जिसे हम कहते हैं, को राजधानी बनाया गया। बहमनी साम्राज्य के करीब 200 साल के शासन में कुल 18 शासक हुए। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बहमनी साम्राज्य कमजोर हो चला था। शासक वर्ग में कई धड़े बन गए थे। आम मुसलमान भी शिया और सुन्नी में बटे थे। 1518 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन में 5 छोटे साम्राज्य बने। इन 5 सल्तनतों के नाम थे अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही, बीदर की बरीद शाही और बरार की इमाद शाही। 1323 ईस्वी में गयासुद्दीन ने वारंगल के काकतीय राजवंश के राजा को बंदी बना लिया था। कंपिली के दरबार में 2 सगे भाई हरिहर और बुक्का मंत्री हुआ करते थे। दोनों भाग निकले और तुंगभद्रा नदी पार करके 1336 में एक नया शहर बसाए। अपने गुरु विद्यारण्य के नाम पर इसका नाम रखा विद्यानगर। इसे बाद में विजयनगर कहा गया। आज हेरिटेज साइट में से एक हम्पी कभी विजयनगर साम्राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था। हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी हिस्से को मुसलमानों से आज़ाद करवाया। मदुरै जैसे तब के कई मुगलिया कब्जे के इलाके जीते गए। हरिहर और बुक्का के वंशजों ने भी साम्राज्य का विस्तार किया। बहमनी साम्राज्य के समांतर ही विजयनगर साम्राज्य भी खड़ा हो चुका था। बुक्का के वंशज राजा कृष्ण देव राय, जो 1509 से 1529 के बीच उनका दौर था, के दौर तक लगभग पूरा दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के दोआब का इलाका बहुत उपजाऊ था। विजयनगर साम्राज्य के तहत आने वाले कोंकण इलाके में कई बंदरगाह भी थे, जिन पर बहमनी साम्राज्य की नज़र थी। 1336 से 1565 में तालीकोटा के युद्ध तक बहमनी के सुल्तानों और विजयनगर के शासकों के बीच कम से कम 10 युद्ध हुए। आखिरकार 1565 में बहमनी साम्राज्य से अलग होकर बनी 5 सल्तनतों ने एक साथ विजयनगर पर हमला बोल दिया। विजयनगर की हार हुई। राजा का सिर एक विजेता ट्रॉफी की तरह नुमाइश के लिए दीवार पर टांग दिया गया था। 15वीं सदी के खत्म होते होते दिल्ली के मुगल बादशाह बाबर का शासन आ चुका था। इधर दक्कन की सल्तनतें आपस में लड़ाइयाँ कर रही थी। ऐसे में मुगल बादशाह अकबर ने दक्कन में हमले का मौका देखा। 1600 ईस्वी में अकबर ने अपने बेटे मुराद को अहमदनगर के किले पर हमला करने के लिए भेज दिया। अहमदनगर की निजाम शाही तब हुसैन निजाम शाह की बेटी चांद बीबी के हाथों में थी। चांद बीबी ये जंग हार गई और उन्होंने मुगलों के हाथों में पड़ने से पहले खुद की जान ले ली थी। 1626 में मुगलों ने अहमदनगर की निजाम शाही पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। आगे चलकर अहमदनगर की निजाम शाही 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक पर मुगलों का शासन था और दूसरी पर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का शासन। 12 सितंबर 1686 को बीजापुर पर भी मुगल साम्राज्य काबिज हो गया। बरार की इमाद शाही यानी आज के महाराष्ट्र का विदर्भ और बीदर के वरीद शाही दोनों ही छोटे साम्राज्य थे। बीदर को बाद में बीजापुर में मिला लिया गया और वरीद शाही के आखिरी सुल्तान अमीर बरीद तृतीय और उसके बेटों को बीजापुर की जेल में डाल दिया गया। गोलकुंडा की कुतुब शाही की नींव रखने वाला कुली कुतुब शाह एक तुर्की था, जो पहले बहमनी साम्राज्य की सेना में रहा था। उसने गोलकुंडा यानी कि आज के तेलंगाना का इलाका से अपनी सल्तनत की शुरुआत कर दी।
80 में गोलकुंडा पर मोहम्मद कुली कुतुब शाह का शासन आया। मोहम्मद को हैदराबाद शहर बसाने वाले सुल्तान के तौर पर जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसको भागमती नाम की एक नाचने वाली से प्रेम हो गया था। उसी के नाम पर मोहम्मद ने भागनगर शहर बसाया। भागमती के बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था और उसका नाम हैदर महल हो गया था। इसी भाग्यनगर को बाद में हैदराबाद कहा जाने लगा। 1656 में गोलकुंडा पर भी मुगलों का पहला हमला हुआ। करीब 170 सालों के शासन के बाद 1687 में गोलकुंडा के किले पर औरंगजेब का कब्जा हो गया। 1658 से 1707 तक 49 साल मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन रहा। इस दौरान औरंगजेब ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल साम्राज्य कायम किया, लेकिन वह दक्कन के पहले मराठा शासक शिवाजी भोसले को हराने में नाकाम रहा था। औरंगजेब ने कई मराठाओं को हराया, लेकिन वो खुद जीत नहीं सका। यही वह इलाका था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को रोके रखा। 19वीं सदी में जब पूरा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में जा चुका था, तब पुणे ने अपनी आज़ादी बचाकर रखी थी। अब आगे की कहानियों में हम शिवाजी के बारे में जानेंगे, पेशवाओं के शासनों के बारे में और अंग्रेजों द्वारा जो कब्जा किया गया था उन सारी चीज़ों के बारे में आगे की कड़ी में हम जानेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जिससे कि सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी न्यूज़ के साथ, अपडेट के साथ। अब आपको हमारे वेरीफाइड अकाउंट अविनाश पाठक मोहन, जो आपका फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ मिलती हैं, करंट से जुड़ी हुई चीज़ें। और आपके यूट्यूब के कम्युनिटी में भी पोस्ट आती हैं, तस्वीरें आती हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और यूट्यूब के शॉर्ट फॉर्म में भी आपको वीडियो मिलते हैं। लॉन्ग वीडियो आपको रोज़ाना लगभग एक वीडियो मिल जाता है, यानी कि आपको 4 जगहों पर, फेसबुक हुआ, आपका यूट्यूब का कम्युनिटी हुआ, यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो हुआ, साथ ही साथ यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो हुए, यहाँ पर आपको चीज़ें मिलती हैं। साथ ही साथ आपको फेसबुक स्टेटस में भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे आपके नॉलेज को हम वृद्धि देते रहें, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।